ये आपको देखना पड़ेगा। जरा पढ़ लेके आइए, मजा आएगा हमसे सवाल करने में। एक मिनट, आपके मुंह में घी शक्कर, मैं सत्ता में नहीं आने वाला हूँ। नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं, बिल्कुल लड़ते हैं, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ते हैं, लड़ेंगे, लड़ी तो रहे हैं। नहीं, मैं समझ चुका हूँ। वो अब देख रहे हैं कि क्या कैसा निकाला जाए टीआरपी कल। भैया थोड़ा हम जानते हैं, आपकी तरह अक्लमंद नहीं है, मगर थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो जब तक आप 14% मुसलमान को उठाएंगे नहीं, अगर आप उसको मार्जिनलाइज करते रहेंगे, दबाते रहेंगे, उसके बच्चों को पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, जेलों में डालेंगे झूठे इल्जामात में, एनकाउंटर करते रहेंगे, तो भारत ताकतवर कैसे बनेगा? मुसलमानों को ये तय करना पड़ेगा कि जब कोर्ट से उनको इंसाफ मिलता है तो जिसको उन्होंने अपना रहबर माना, जिसको अपना लीडर माना, जिसको अपने झोली भर भर कर आपने कांग्रेस को वोट दिया, आज जब मुसलमान बच्चों को हाई कोर्ट से रिहाई मिलती है तो राजस्थान की सरकार इस तरह का पोजीशन लेती है। हम बाड़मेर में रैली किए तो कह दिया कि हमारे इस बार भीड़ पाकिस्तान से आई। हमारे इतने लोगों को वीजा क्या अमित शाह ने दिया था हमारे लिए? और कातिलों में और जो लोग लॉ के हैं उसमें फर्क क्या रह जाता है फिर? कि मैं हमेशा एनकाउंटर के खिलाफ रहा हूं, मैं भाग के नहीं जाता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया 9 साल में। ये बात शुरू हुई जब हमसे ये कहा गया तेलंगाना में गवर्नमेंट ने ये कमीशन बनाया था कि आखिर इस स्टेट के जो 12% मुसलमान हैं उनका सिचुएशन बाकियों के पस मंज़र में कमज़ोर क्यों है। तो गवर्नमेंट ने ये चाहा मालूम करना कि आखिर ये किस वजह से होता है और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो वो एक लंबी स्टडी हमने की, 4-5 साल की, उसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट आई और उसको फिर गवर्नमेंट ने और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने, MLAs ने लेके उससे फिर कई चीज़ें निकल के आई। बहुत सारे स्कूल बने, 200 स्कूल बने मुसलमान बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी एक बनी, हेल्थ के इदारे बने, स्कॉलरशिप्स में इजाफा हुआ, घर बने और एक अब जो स्कीम आई है उसमें वो क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी आई। तो बहुत सारे उसमें रिकमेंडेशंस थे। जब वो सक्सेसफुल रही तो तब हमसे ये कहा गया कि भाई आप उस स्टेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे 50 लाख मुसलमान हैं, उस स्टेट की बात हम करें जहाँ पे 50 मिलियन मुसलमान हैं, तो यूपी की। तो यूपी का जब हमने हाल देखा तो यूपी में तो बहुत बुरा हाल था। तेलंगाना हमारा जो स्टेट है जहाँ से हम आते हैं वो आजकल इंडिया का नंबर 1 है पर कैपिटा इनकम पे, और यूपी और राजस्थान जो है वो बिल्कुल आखिरी में है। हमारे पास औसतन एक सिटीज़न जो है वो 3 लाख रुपए कमाता है साल भर के, बल्कि यूपी और राजस्थान में 50,000 पे। तो वो तज़ाद बहुत ज़्यादा है। यूपी और राजस्थान सबसे गरीब पर कैपिटा इनकम वाले स्टेट हैं। तो हमने फिर यूपी में जाके यही काम किया और उसके बाद फिर सद साहब के इनविटेशन पे पिछले साल हमने ये शुरू किया कि राजस्थान में देखें कि गरीबी की वजूहत क्या है और मुसलमान गरीबी की स्पेशली वजूहत क्या है। तो ये जो स्टडी आपके सामने है उसमें ये सारे चैप्टर हैं। हम इसमें बड़ा सिंपल सा एक मेथोडोलॉजी करते हैं कि राजस्थान के जो बड़े रिसर्चर हैं, बहुत बड़े जाने माने लोग हैं, आपने देखा प्रोफेसर शोभिता थी राजगोपाल, प्रोफेसर संघमित्रा आचार्य, प्रोफेसर अबू साले शरीफ, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, PC मोहनन साहब, हमने इन सबको जमा करके ये सवाल रखा उन पर कि भाई आखिर राजस्थान के मसले क्या क्या हैं। तो उसमें फिर ये समझ में आया कि राजस्थान के मसले पहले उसकी डेमोग्राफी है कि मुसलमान रहते कहाँ हैं। बहुत ज़्यादा मुसलमान राजस्थान के शहरों में रहते हैं और शहरों में रहने का एडवांटेज भी है और प्रॉब्लम भी है। जब 50% मुसलमान शहर में रहता है तो शहर में नौकरियां चाहिए होती, नौकरियां उतनी है नहीं, लेकिन शहर की वजह से एजुकेशन इदारे और हेल्थ के इदारों का एक्सेस ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि मुसलमान हेल्थ अगर आप देखें मुसलमानों की तो गैर मुसलमान हेल्थ से बेहतर होती है। राजस्थान लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा है, एनीमिया औरतों में कम है, लेकिन माइल न्यूट्रिशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है। वो इस बात की दलील है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुर्बत के शिकार हैं। एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखें तो एजुकेशन में बहुत बड़ा बुरा हाल है। शुरुआत तो बिल्कुल ठीक होती है, शुरुआत बहुत सेक्युलर होती है,
सारे राजस्थान के बच्चे स्कूल जाते हैं, सब। लेकिन जैसे ही आप सेकेंडरी स्कूल में आते हैं तो बहुत सारे ड्रॉप आउट होते हैं, वो भी सब ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन मुसलमान ज़्यादा ड्रॉप आउट होते हैं, हायर एजुकेशन तक वो गायब हो जाते हैं। तो ये हमने एजुकेशन में देखा। फिर जब हमने देखा कि एग्रीकल्चर में क्या हिस्सा है, तो ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर में जो एसेट ओनरशिप है, यानी जो मिल्कियत है, वो नहीं के बराबर, लैंडलेसनेस बहुत ज़्यादा है, तो वो एग्रीकल्चर का मसला है। फिर एक ख़ास चैप्टर इसमें है, जो नया चैप्टर है, वो ये है कि राजस्थान के जो अपनी इंडस्ट्री है, जिसको हम क्रिएटिव इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि राजस्थान का एक पस मंज़र है पूरी दुनिया में, एक बड़ा कलरफुल, डाइवर्स, बड़ा इनोवेटिव स्टेट है। यहाँ के जो ताजिर हैं, यहाँ के जो आर्टिज़ान हैं, वो बड़े यूनिक है। उसमें भी बड़ी तादाद मुसलमानों की है। तो उसमें हमने देखा कि वहाँ क्या होता है, वहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है, उनकी क्या क्या दुश्वारियाँ हैं, वो एक बड़ा अच्छा चैप्टर है। डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस क्यों हो रहा है, और क्या ये सस्टेन्ड रहने वाला है, या इसके कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं। वो सोल्यूशन भी इस किताब में हमने कई सारे प्रेजेंट किए हैं। आगे आप लोगों की मर्जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। नहीं, आप ले लीजिए। थैंक यू। स्टडी हमने की, और हम माजरत चाहते हैं आपसे कि ये स्टडी हमने अंग्रेजी में की। ये हमारी कंट्री की बदबख्ती है कि जितने लोग हैं वो सब अंग्रेजी में ही काम करते हैं। लेकिन हम फ़ौरन ही इसको, क्योंकि अब भी कंप्लीट हुई है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ इसको मुकम्मल हुए, हम इसको जल्दी से हिंदी उर्दू में तब्दील कर दें। थैंक यू।